Welcome class. This is a exam oriented video for class 8 history chapter number 2. Okay? इस वीडियो में हम हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम सभी को पता है कि जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स, वो काफ़ी बड़े होते हैं, लेंदी होते हैं, वो जल्दी से याद नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए और आप पेपर में उसको अटेम्प्ट कर सकें। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया? ऐसी कौन सी चीज़ थी जिससे कि जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी थी वो इंडिया में आई थी? फर्स्ट पॉइंट है द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। जो फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन है और जो सिल्क है उसकी वजह से फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है इंडियन स्पाइसेस, जो मसाले हैं उसकी वजह से। ठीक है क्लास, आई थिंक ये दोनों पॉइंट बार बार हमने चैप्टर के वीडियो में भी रिपीट किया था, तो ये दो पॉइंट बहुत ही ईजी है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट वर द एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी? ये जो बंगाल नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो झगड़ा हुआ था, जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें एरिया का मतलब है रीज़न क्या था। ठीक है, उसके रीजंस क्या क्या थे? फर्स्ट पॉइंट है द बंगाल नवाब asserted their power and autonomy and refused to grant the company concession. बंगाल नवाब ने क्या किया था? कंपनी के कंसेशन को रिफ्यूज़ कर दिया था। ठीक है, कंपनी का जो कंसेशन है, जो छूट उनको मिल रही है, उसको रिफ्यूज़ देने से रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था। सेकेंड पॉइंट, दे डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड। यहाँ पे दे का मतलब है बंगाल नवाब। ठीक है, आई थिंक क्लास यहाँ पे नवाब का स्पेलिंग गलत है। ओके, मेक इट करेक्ट। तो दे डिमांडेड यानी कि बंगाल नवाब जो है वो लार्ज ट्रिब्यूट मांग रहे थे कंपनी से। ठीक है, इन द एक्सचेंज ऑफ राइट टू ट्रेड। ट्रिब्यूट यानी कि गिफ्ट। ठीक है, टैक्स नहीं, एक ट्रिब्यूट के नाम पे मांग रहे थे। सी पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है दे डिनाइड द कंपनी एंड राइट टू मिंट कॉइन्स। वो कंपनी जो है, जो कॉइन्स को मिंट कर रही थी, कॉइन्स बना रहे थे, उसको मना कर दिया बंगाल नवाब ने। डी पॉइंट क्या है? दे स्टॉप द कंपनी फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट फोर्टिफिकेशन। और वो जो अपने फैक्ट्री के इर्द गिर्द जो किला बना रहे थे उसको भी बनाने के लिए मना कर दिया गया। फिफ्थ पॉइंट और द लास्ट पॉइंट क्या है? द कंपनी ऑफिशियल्स रोट इंसल्टिंग लेटर्स टू द नवाब। देखिए, नवाब का स्पेलिंग NAWA है, तो यहाँ पे NABAWS है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप ज़रा B के जगह W लगा दीजिएगा। ओके, सो ये जो 5 पॉइंट्स है वो कैसे याद करेंगे? सबसे पहले बंगाल नवाब ने क्या किया? कंपनी के कंसेशन को रिफ्यूज़ कर दिया। कंपनी के कंसेशन को रिफ्यूज़ करने के बाद दे डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, क्योंकि उन्होंने कभी भी ये जो ट्रेड कर रहे हैं उसका टैक्स कभी नहीं भरा, जिसकी वजह से एक लार्ज, जैसे कहते हैं ना पेनल्टी, तो पेनल्टी के हिसाब से एक लार्ज ट्रिब्यूट मांगा गया कंपनी से। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या था कि ये जो कॉइन्स वो लोग जो मिंट कर रहे थे, उस कॉइन को मिंट करने से मना कर दिया गया। फिर फोर्टिफिकेशन को रोकने के लिए यहाँ पे रूल बनाया गया कि फोर्टिफिकेशंस अब बना नहीं सकते अब। और फिफ्थ पॉइंट क्या है कि कंपनी ने क्या किया था? नवाब को बहुत ही इंसल्टिंग वे में एक लेटर लिखा था। ठीक है, ये 5 पॉइंट एक एक लाइन के भी नहीं हैं, काफ़ी छोटे हैं पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द एजम्पशन ऑफ दीवानी यानी कि रेवेन्यू राइट। आप बिल्कुल भी इसमें दीवानी राइट मत समझ लेना, दीवानी क्या है। ठीक है, दीवानी यानी कि रेवेन्यू राइट। रेवेन्यू मतलब जो लैंड से जो टैक्स लिया जाता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है,
तो जो रेवेन्यू कलेक्शन का राइट है उसे दीवानी बोला गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ईस्ट इंडिया कंपनी, हाउ डिड द एजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो उनको रेवेन्यू कलेक्शन का जो अधिकार मिल गया था, ठीक है, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बेनिफिट क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है ना। दिस राइट बेनिफिटेड ईस्ट इंडिया कंपनी इन सेवरल वेज। यहाँ पे देखिए सिर्फ 3 ही पॉइंट लिखा गया है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है इट अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। ये जो रेवेन्यू रिसोर्सेस है, इतना जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है, क्योंकि बंगाल में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियस प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन भी ज़्यादा ही होगा। तो इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऑब्वियस फ़ायदा तो होगा ही, ज़्यादा उनको रेवेन्यू मिल रहा है। अब इस रेवेन्यू से वो क्या कर सकते हैं, वो जितना चाहे उतना रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड ज़रूर करना चाहूँगी कि जो बंगाल नवाब जो कंपनी थे, वो पहले उनको गोल्ड और सिल्वर खर्च करने पड़ते थे, ठीक है ना, क्योंकि जो डिमांड, जो प्राइसेस जो बढ़ गए थे, डिमांड के बढ़ने से इन रॉ मटेरियल्स यानी कि कॉटन और सिल्क और स्पाइसेस का जो दाम जो बढ़ गया था, प्राइस जो इंक्रीज़ हो गया था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को पहले जो है सिल्वर और गोल्ड के एक्सचेंज में रॉ मटेरियल खरीदने पड़ते थे। पर अब क्या है, अब उनको एक भी पैसा खर्च करने की, अपने पॉकेट से एक भी पैसा खर्च करने की, इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको बंगाल का दीवानी राइट मिल गया है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, दीवानी का मतलब होता है लैंड से लिया गया टैक्स, उसे कहते हैं रेवेन्यू, ठीक है। फार्मिंग लैंड से लिया गया टैक्स उसे कहते हैं रेवेन्यू। उनको जब बंगाल का रेवेन्यू राइट मिल गया, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, अच्छा प्रोडक्शन रिलेटेड टू अच्छा टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बी पॉइंट क्या है, मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, जब आप किसी जगह पे अकेले ही वहाँ पे अधिकार जमा लेते हो, ठीक है। मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन ट्रेड स्टार्टेड, कि भाई मैं ही यहाँ पे ट्रेड करूँगा, मेरे पास ही एकमात्र एक पावर होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, रेवेन्यू ऑफ बंगाल वाज यूज्ड टू एक्सपोर्ट इंडियन गुड आउट ऑफ द कंट्री। ये जो रेवेन्यू, बंगाल का जो रेवेन्यू इन्होंने किस तरीके से यूज़ किया, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बंगाल के रेवेन्यू को इन्होंने यूज़ किया इंडियन गुड्स को खरीदने के लिए। पहले उनको कम से कम गोल्ड और सिल्वर के एक्सचेंज में वो लोग इन चीज़ों को खरीद पाते थे, इन रॉ मटेरियल्स को इंडिया से खरीद पाते थे, ठीक है। पर अब जब उनको बंगाल का रेवेन्यू राइट मिल गया, अब उनको अपने पॉकेट से कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि हमारे ही देश का रॉ मटेरियल, हमारे ही देश का रेवेन्यू, और हमसे ही चीप कॉस्ट में ख़रीद करके वो लेकर के जा रहे हैं, अपने कंट्री उसको बेच रहे हैं, और हमारी कंट्री में भी उसको दुगने दामों में बेच रहे हैं। इसका मतलब हर तरीके से ब्रिटिशर्स जो है वो प्रॉफिट में हैं और लॉस में चल रहे हैं इंडियंस, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको वीडियो में भी समझाया था, इस चैप्टर के लेक्चर में जब मैंने आपको समझाया कि अगर कंपनी ने सबसे पहले क्या किया, अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई। कैसी पॉलिसीज़, कि भाई किसी भी तरीके से बिना युद्ध किए हम ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ को एनेक्स्ट कैसे कर ले, इस बात को समझिए। इसीलिए उन्होंने इसी चीज़ को मध्य ध्यान रखते हुए उन्होंने काफ़ी सारे पॉलिसीज़ को बनाए, जिसमें से एक सब्सिडियरी अलायंस है। कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इंडियन रूलर है वो किसी भी तरीके से खुद का एक इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स नहीं रख सकता। सिपाही है ना, सिपाहियों का जो ग्रुप राजा के साथ चलता है, वो सिपाही नहीं रख सकता है। उसको सिपाही कौन प्रोवाइड करेगा, ब्रिटिशर्स, ठीक है। जिसके लिए वो ब्रिटिशर्स आपको सोल्जर्स प्रोवाइड करेंगे तो फ्री में तो नहीं करेंगे, ऑब्वियस,
ठीक है। तो इसका मतलब है कि ब्रिटिशर्स उस सर्विस के प्रोवाइड करने के पीछे उनका मकसद ये था कि राजा जैसे ही ये सब्सिडरी अलायंस के पैसे उनको नहीं दे पाएंगे, उसी वक्त राजा का हाफ ऑफ द टेरिटरी, पूरा आधा हिस्सा, राजा का जो पूरा आधा हिस्सा है किंगडम का, राज्य बिल्कुल ब्रिटिशर्स के पास चले जाएंगे बिना किसी एफर्ट किए। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा क्लास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वे वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द इंडियन रूलर्स। ठीक है, कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन रूलर के एडमिनिस्ट्रेशन में हमें डिफरेंसेस दिखाने हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन को करेंगे। ठीक है, जो कंपनी है उसने इतने बड़े लार्ज टेरिटरी को प्रेसिडेंसीज में डिवाइड कर दिया था। प्रेसिडेंसीज के नाम क्या है? बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। अगर आप नोटिस करें, ये तो ये तीनों के तीनों जो मैंने स्टेट्स आपको बताए, एक तो ये अलग अलग डायरेक्शन में है और ये तीनों कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया क्यों? क्योंकि यहीं से तो शिप्स के माध्यम से ही तो वो अपने रॉ मटेरियल्स को अपने देश में लेकर के जाते थे। ठीक है, तो मेजर 3 स्टेट में इन्होंने अपने प्रेसिडेंसीज को रखा था। तो गवर्नर रूल द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, और हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में कौन कौन रूल करता था? गवर्नर, ताकि कि सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो स्मूथली फॉलो हो। ठीक है, थर्ड में क्या है? गवर्नर जनरल होते थे हेड ऑफ द स्टेट। आई होप कि ये 3 पॉइंट बहुत ईजी है। अब हम इंडियन रूलर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन रूलर्स ने भी अपने टेरिटरी को डिस्ट्रिक्ट, परगना, तहसील और परिषद में डिवाइड किया हुआ था। थर्ड में क्या है? ज़मींदार यानी कि बिग लैंडलॉर्ड्स एंड पीजेंट्स यानी कि फार्मर्स, इन दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये अपने अपने यूनिट्स के, ठीक है, यहाँ पे कोई भी गवर्नर नहीं था, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में कोई गवर्नर नहीं था, बल्कि ज़मींदार और पीजेंट्स के ऊपर ही ये राइट था, यानी कि लोकल मेंबर्स के ऊपर। थर्ड पॉइंट क्या है? किंग और नवाब वाज द हेड ऑफ द स्टेट, जहाँ पे हमारे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के गवर्नर जनरल वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट थे, यहाँ पे किंग और नवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्लास एनसीईआरटी की बुक के ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है, पर इसके बाद आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे इसके बाद हम असाइनमेंट क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, जो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्जामिनेशन के वक्त। ये लास्ट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द चेंजेस दैट ऑकर इन द कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज आर्मी। कंपनी ने जब अपने आर्मीज़ को बनाना शुरू किया कि अब हमें ज़्यादा आर्मीज़ पे इन्होंने फोकस करना शुरू किया, ठीक है, तब इन्होंने ऐसे कौन कौन से चेंजेस किए? द आर्मी ऑफ EIC, EIC का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। आप पेपर में भी EIC लिख सकते हैं। ठीक है, अपने आंसर के लास्ट में आप EIC फुल फॉर्म में लिख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। वैसे तो ये पॉपुलर है, EIC को ईस्ट इंडिया कंपनी में लिखा जाता है, पर फॉर सेफ्टी प्रिकॉशंस आप कर सकते हैं कि EIC, जब भी अपने पूरे पेपर में आप EIC लिख सकते हैं, बट लास्ट में अपने आंसर के लास्ट में आप लिख सकते हैं कि EIC का फुल फॉर्म है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नोन एज सिपाही आर्मी। सिपाही को सिपाही आर्मी में कन्वर्ट किया, मतलब इन्होंने इंडियन आर्मीज़ को, जो इंडिया के जो आर्मीज़ हैं उनको इन्होंने ब्रिटिशर्स के फॉर्म में इनको ट्रेंड किया। ठीक है, द मेन पार्टिसिपेंट ऑफ द आर्मी वर द पीजन ऑफ इंडिया। पीजन यानी कि फार्मर। ये जो मेन पार्टिसिपेंट थे ब्रिटिश आर्मी के अंदर, ये कौन थे? पीजन्स। इनको कैसे ट्रेंड किया गया? एक प्रोफेशनल सोल्जर्स की तरह ट्रेन किया गया, क्योंकि ये तो वैसे भी एक पीजेंट्स थे, फार्मर को थोड़ी सोल्जर्स की तरह लड़ना आता है, तो इनको एक प्रोफेशनल ट्रेनर बनाया गया। तो अब देखिए कि इनको ट्रेनिंग दिया गया, तो इसीलिए इनको एक कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वेपन्स जो इन्होंने कभी भी नहीं यूज़ किया था, इस वक्त उनको यूरोपियन कंपनी में भर्ती होने के बाद उनको ये सब कुछ ट्रेनिंग दिया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इनके लिए भी मुश्किलों भरा था।
ठीक है। कंपनी ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर वेयर सोल्जर्स वर गिवन यूरोपियन ट्रेनिंग थ्रू ड्रिल्स एंड अदर एक्सरसाइजेस। एक परफेक्ट प्रोफेशनल ट्रेनिंग इनको मिल रही थी, ठीक है, यूरोपियन कंपनी में भर्ती होने के लिए। अब बारी आ जाती है असाइनमेंट की, ठीक है। इसको स्किप ना करें, बल्कि मैं कहती हूँ कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठे और हर क्वेश्चन का जो भी आपको पॉसिबल आंसर लगता है उसको ज़रूर लिखें, क्योंकि खुद को इवैल्यूएट करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बल्कि खुद को मार्क्स भी दीजिए कि अगर इस असाइनमेंट के सेक्शन में 7 क्वेश्चंस है तो अपने आप को 7 आउट ऑफ मार्क्स दीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं और कितने गलत। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, यह आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द प्रेसिडेंसी। सेकेंड क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के ऊपर है, टीपू सुल्तान। दोनों ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498, ठीक है। सी रूट टू इंडिया, जो भी आपको पॉसिबल आंसर लगता है आपको लिखिए, अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ क्वेश्चन है, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वर अट्रैक्टेड टू इंडिया ड्यू टू डैश, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, competition among the companies resulted in, next question, what was Farman, what was Farman। ये लास्ट क्वेश्चन है, which one of this was annexed on the basis of Dalhousie's doctrine of lapse। कौन सा किंगडम एनेक्स कर लिया गया था इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके। अच्छा, अब आप सभी लोग इसके आंसर्स जानना चाहते हैं, बिल्कुल इस स्लाइड के बाद आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। उसके बाद आप खुद को इवैल्यूएट करके खुद को मार्क्स दे देना। उससे पहले ये मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो है, जो मेरे हिसाब से मुझे इम्पॉर्टेंट लगे, इसीलिए मैंने इस वीडियो में यहाँ पे डाल दिया इसको। हु वाज द रूलर ऑफ इंग्लैंड इन 16th सेंचुरी? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड द कंपनी वांट अ पपेट रूलर? कंपनी जो है पपेट रूलर क्यों चाहती थी? अ पपेट रूलर वुड विलिंगली गिव इट ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिविलेजेस, क्योंकि बिना युद्ध किए, बिना कुछ किए ही कंपनी को वो मिल जाएगा जो कंपनी चाहता है। पपेट रूलर जो है वो ब्रिटिशर्स की उंगलियों पे नाचेगा। पपेट का मतलब यही तो होता है, कठपुतली, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स को जो चाहिए, क्या चाहिए? कंसेशन चाहिए ट्रेड में, ठीक है, और अदर प्रिविलेजेस चाहिए। तो ये सब कुछ उनको बिना कुछ एफर्ट किए ही, बिना युद्ध लड़े ही उनको मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, बैटल ऑफ पलाशे जो है फेमस क्यों हुआ? बैटल ऑफ पलाशे इसलिए फेमस हुआ क्योंकि ये पहला मेजर विक्ट्री था कंपनी का इंडिया के ऊपर, टेरिटरी एनेक्स्ड के ऊपर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से कौन कौन से किंगडम जो है वो एनेक्स्ट किए थे ब्रिटिशर्स ने? सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी। अब इसके बाद आता है आपका ये आंसर, जो कि मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए थे उसके आंसर्स है, ठीक है। होप आप सभी ने 7 आउट ऑफ, अगर आपको 5 मिले हैं तो बहुत अच्छा आपने स्कोर किया है, ठीक है। आई मस्ट से 7 आउट ऑफ अगर आपको 5 मिले हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, अच्छा जा रहे हैं आप। मतलब आपको ये चैप्टर जो है 70 to 80% आपको समझ में आ गया है, नॉट बैड, ओके। क्लास सिर्फ यही नहीं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ऐसे वीडियोज़ आपको आपके हर एक चैप्टर्स के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको जो मैंने एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड का मतलब यहाँ पे है, जो आपके अभी पीटी जुलाई आने वाले हैं उससे रिलेटेड हर चैप्टर के मैं आपको इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर्स समझा दूँगी। आई थिंक ये आपको ज़्यादा हेल्प कर सकता है, ओके। ओके क्लास, टेक केयर।